सो वेलकम यू गाइस, ड्यू केमिस्ट्री हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है। हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स कर रहे थे ना, लेक्चर 9 हो चुका था, लेक्चर 10 की बारी है आज। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमने तो पार्टीशन फंक्शन टू स्टेट सिस्टम के लिए निकाला हुआ था। टू स्टेट सिस्टम के लिए हमने पार्टीशन फंक्शन निकाला हुआ था। अब हम आज क्या करेंगे, एक जनरलाइज्ड मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी ऐसा सिस्टम है जिसमें कितनी भी स्टेट्स हैं, उसके लिए भी एक हमारे पास ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए कि हम उस पर भी एम्प्लॉय करके, उस पर भी अप्लाई करके हम उसके लिए पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट कर सकें, है ना। तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या माना हुआ है, यहाँ पर आप देखिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है जिसमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी 0 है। ध्यान दीजिए आप, तो E नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ग्राउंड स्टेट एनर्जी 0 है। और ये हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर पर, हम अपनी जो पार्टीशन फंक्शन की जो वैल्यू है वो हम एक्सट्रीम टेम्परेचर पर फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं E नॉट, E1, E2, E3, E4 इस प्रकार से करस्पॉन्डिंग एनर्जीज हो गई, और इसी की करस्पॉन्डिंग डीजनरेसी Z नॉट, Z1, Z2, Z3, Z4 इस प्रकार से इसकी डीजनरेसी हो गई। ऑलराइट, ठीक है। अब इसका क्या हो सकता है, जनरलाइज एक्सप्रेशन। आप अगर आपको फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू समेशन ऑफ GI e की पावर माइनस बीटा EI, e की पावर माइनस बीटा EI, है ना। तो अब इसमें आपको हर लेवल्स की वैल्यू भर पुट करते जानी है। पहले G नॉट और E नॉट जो होगा, तो E नॉट की वैल्यू 0, E की पावर 0, तो E की पावर 0 हो जाएगा 1, इसलिए सबसे पहली वैल्यू आ गई G नॉट। इसके बाद G1, E1, E की पावर माइनस बीटा E1। इसी प्रकार आगे जब आप जाएंगे तो G2, E की पावर माइनस बीटा E2। इसी प्रकार प्लस करके आप कंटिन्यू इनफाइनाइट तक ये हमारा सिस्टम जाएगा। तो ये एक जनरलाइज्ड वैल्यू निकल आई, है ना। अब अगर इसको हम टेम्परेचर्स पर बात करें, है ना, हमारे पास दो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं। एक होता है टेम्परेचर T इक्वल्स टू 0 और दूसरा होता है टेम्परेचर T इक्वल्स टू इनफाइनाइट, है ना। तो सबसे पहले हम T इक्वल्स टू 0 पर बात करेंगे। अगर T इक्वल्स टू 0, अगर T 0 नहीं मतलब होता, T टेंड्स टू 0 होता है ना, मैंने आपको पहले बताया था T टेंड्स टू 0 होता है। तो T टेंड्स टू 0 होगा तो बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/kBT। तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना, 1/0 टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है। तो जो आपकी अगर वैल्यू रखोगे यहाँ पर बीटा की, यहाँ पर हर जगह वैल्यू रखोगे तो सबकी वैल्यू, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और आपकी जो वैल्यू आएगी पार्टीशन फंक्शन यानी Q की, वो आएगी वैल्यू सिर्फ आपकी G नॉट, है ना। तो आपका जो Q हो गया वो हो गया सिर्फ G नॉट इक्वल्स टू G नॉट। अब अगर यही हम केस 2 लेते हैं, केस 2 यहाँ पर टेम्परेचर इनफाइनाइट की ओर जा रहा होगा, है ना। दो टेम्परेचर पर हम बात करते हैं, तो टेम्परेचर जब इनफाइनाइट की ओर जा रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है बीटा जो है तो 0 की ओर जा रहा होगा, है ना। 1/∞, दैट मीन्स 0। तो अगर हम सबकी वैल्यू यहाँ पर बीटा की इस वाले एक्सप्रेशन पर जब हम बीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमको जो Q की वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी G नॉट प्लस G1 प्लस G2 से लेकर इनफाइनाइट, क्योंकि ये सिर्फ एक्सपोनेंशियल वाला टर्म 1 हो जाएगा, है ना। एक्सपोनेंशियल वाला टर्म आपकी इस वाले एक्सप्रेशन में 1 हो जाएगा, और बच्चे की वैल्यू आपकी G नॉट प्लस G1 प्लस G2 से लेकर आगे जितने भी आपके टर्म्स आएंगे, है ना। ये बात क्लियर हुई? ठीक है। यानी कि अगर टेम्परेचर इनफाइनाइट आता है तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू हो जाएगा समेशन ऑफ GI। Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ GI, मतलब ऑल दी स्टेट्स की जितनी भी डीजेनरेसी होगी वो सबका एक सम होगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पार्टिकल्स कितने भी हैं और अगर आप टेम्परेचर इनफाइनाइट रख देते हो, है ना, पार्टिकल्स आपके पास कितने भी हैं, अगर आप टेम्परेचर इनफाइनाइट रख देते हो तो सारे के सारे स्टेट्स आपके इक्वली एक्सेसिबल हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, मतलब अगर आपके पास 4 स्टेट्स हैं और टोटल 40 पार्टिकल्स हैं और आपने टेम्परेचर इनफाइनाइट कर दिया है, तो आपके जो है तो चारों स्टेट्स में 10 पार्टिकल्स आपके इस प्रकार से चारों स्टेट पर पाए जाएंगे या फिर होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है,
ठीक है, अब थोड़ा सा एक आध दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। अब आपको एक खुद बताना है, मैं आपसे पूछूंगा कि अगर टेम्परेचर इनफाइनाइट होता है और तो Q इक्वल्स टू क्या होगा टू स्टेट सिस्टम के लिए। तो हमने फॉर्मूला निकाल ही रखा है, G0 प्लस G1 प्लस G2 प्लस G3 जितने भी स्टेट्स होंगे, है ना। तो यहाँ पर तो दो ही स्टेट्स हैं, G0 प्लस G1। तो G0 की वैल्यू 1 है, G0 की वैल्यू 1 है और G1 की वैल्यू भी 1 है। तो G0 प्लस G1 दैट मीन्स आपका Q की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2। जो Q की वैल्यू आएगी वो आएगी 2। तो देखिए यहाँ पर Q की वैल्यू 2 दी हुई है, ठीक है। अब अगर हम सेकंड सिस्टम लें, सेकंड सिस्टम में क्या है, सेकंड सिस्टम में सेकेंड सिस्टम भी आपका बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पर G1 G0 की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इसको छोड़ दीजिए। आप थर्ड वाला कीजिए, पार्टिकल इन 1D बॉक्स। आपने क्वांटम पढ़ रखी होगी, है ना, क्वांटम पढ़ रखी, तो उसमें आपने पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स पढ़ा होगा, है ना, पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स। तो उसमें आप बताइए कि उसमें जितनी भी स्टेट्स होती हैं उसका Q कितना होगा, है ना। यहाँ पे आंसर तो आपको मिल ही गया है कि Q आपका इनफाइनाइट होगा, है ना, इनफाइनाइट होगा। अब मैं आपको रीजन देता हूँ कि क्यों Q इक्वल्स टू इनफाइनाइट होगा। उसकी वजह ये है कि आप जो है तो एनर्जी स्टेट्स आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वह पार्टिकल कहाँ तक जा सकता है। कोई भी अगर पार्टिकल ग्राउंड स्टेट पर है तो आप उसको एनर्जी देते 1D बॉक्स में वो इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स तक होता है, तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कितने एनर्जी लेवल्स तक आप पार्टिकल्स को पहुंचा सकते हो। तो हम उस केस में क्या बोल देते हैं, कि इसका जो पार्टीशन फंक्शन है Q वो जो है तो इनफाइनाइट होगा, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए टेम्परेचर है इनफाइनाइट, टेम्परेचर इनफाइनाइट पे सारी स्टेट्स एक्सेसिबल होती हैं, और पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स के लिए आप स्टेट्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, है ना। तो जितनी मतलब हमारा मतलब क्या हुआ, हुआ कि इनफाइनाइट स्टेट्स हैं, तो इनफाइनाइट उसका पार्टीशन फंक्शन आएगा कि नहीं आएगा, है ना, बिल्कुल। तो ये समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं ये CSIR नेट 2014 का क्वेश्चन है। CSIR नेट 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कि जब टेम्परेचर इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा, व्हेन टेम्परेचर टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब सारी स्टेट्स एक्सेसिबल, वैल्यू ऑफ द सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन, हम तो अभी तक सिंगल पार्टिकल की ही बात करते आए हैं, है ना। तो पार्टीशन फंक्शन Q की बात की जा रही है। तो जब टेम्परेचर टेंड्स टू इन्फिनिटी तो सारी स्टेट्स एक्सेसिबल होती हैं, और हमने क्या किया था कि अगर टेम्परेचर इनफाइनाइट है तो जनरलाइज्ड जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो होगा Q इक्वल्स टू समेशन ऑफ GI। ये किया था कि नहीं किया था, है ना। उसमें G0 प्लस G1 प्लस G2 प्लस G3 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रहा था, तो हमने क्या उसको लिख दिया था, समेशन ऑफ GI, है ना। तो इस केस में हमसे वही पूछा गया है, तो इसमें हम देखेंगे तो C ऑप्शन में वही दे रखा है, समेशन ऑफ GJ, और J का मतलब क्या है, ये डीजेनरेसी है, J लेवल की डीजेनरेसी है ना। तो आप यहाँ पर ऑप्शन C हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? आ गई होगी, है ना। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन हो गया और काफ़ी चीज़ें हमने इससे प्रिडिक्ट कर ली, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें निकाल ली। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम नई चीज़ करने वाले हैं, वो है मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन। अभी तक हम सिर्फ एक पार्टिकल का पार्टिकल फंक्शन निकालते आए हैं। अब हम मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ेंगे और मॉलिक्यूल का पार्टीशन फंक्शन निकालने की कोशिश
करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन, मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो मैंने लिख रखा है मैं उसी ऑर्डर में चलता हूँ। आपको पता ही होगा, आपने तो इतना पढ़ के ही आए हो, तब तो आप स्टैटिस्टिकल पढ़ रहे हो। तो जो मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है, जो मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है वो सम होता है किसका किसका, उसके ट्रांसलेशनल का। मतलब मॉलिक्यूल्स क्या होता है, वो ट्रांसलेशन भी करता है ना, ट्रांसलेशन करता है और रोटेशन होता है, उसमें एटम्स के बीच में वाइब्रेशन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी होती है, उसमें कुछ न्यूक्लियस की भी एनर्जी होती है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन सारी एनर्जीज का सम होता है। टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन सारी एनर्जीज का सम होता है। तो हम यहाँ पर ई मॉलिक्यूल की जो वैल्यू आएगी वो हमने क्या लिखी हुई है, वो हमने यहाँ पर लिखी हुई है ई ट्रांसलेशनल प्लस ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस ई न्यूक्लियस। मतलब टोटल एनर्जी आपकी मॉलिक्यूल की इतनी होगी। ठीक है, तो एक बात ये समझिए कि एनर्जीज जो है तो वो एडिटिव होती हैं, है ना। मॉलिक्यूलर की अगर आप बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन प्लस वाइब्रेशन प्लस इलेक्ट्रॉनिक प्लस न्यूक्लियस। बट अगर वहीं आप क्वांटम में चले जाइए, क्वांटम में जब हम वेव फंक्शन पढ़ते थे तो वेव फंक्शन वहां पे मल्टीप्लिकेटिव होता था। तो सिमिलरली सिंस मैंने क्या बताया था, पार्टीशन फंक्शन इज लाइक अ वेव फंक्शन, मतलब जो रोल वेव फंक्शन का क्वांटम में होता है वही रोल आपका पार्टीशन फंक्शन का स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में होता है, वही रोल आपका पार्टीशन फंक्शन का स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में होता है। ठीक है, तो अगर जो वेव फंक्शन है वो अगर मल्टीप्लिकेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पार्टीशन फंक्शन होगा किसका, मॉलिक्यूल का, वो भी आपका मल्टीप्लिकेटिव होगा, है ना। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इतनी बात क्लियर अगर हो गई है तो अगर अब आप इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर डाउट नहीं आएगा, आप कहोगे हाँ ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर बहुत ऑब्वियस सी बात है क्योंकि क्यू मॉलिक्यूल, अगर हम मॉलिक्यूल का पार्टीशन फंक्शन निकालने जाएंगे तो हमको उसके हर डायमेंशंस का हमको पार्टीशन फंक्शन पता होना जरूरी है। तो हम यहाँ पर पहले पार्टीशन फंक्शन उसके ट्रांसलेशन का, मॉलिक्यूल्स के ट्रांसलेशन का, फिर मल्टीप्लाई करके पार्टीशन फंक्शन उसके वाइब्रेशन का, और फिर मल्टीप्लाई करके उसके रोटेशन का, फिर मल्टीप्लाई करके उसके इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स का, फिर मल्टीप्लाई करके उसकी न्यूक्लियस का। पार्टीशन फंक्शन जो है इसका पूरा मल्टीप्लिकेटिव जो आएगा वो अल्टीमेटली हमको मॉलिक्यूल का पार्टीशन फंक्शन देगा, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम यहाँ पर मैंने इसलिए नीचे लिख रखा है, तो देखिए कि Q जो मॉलिक्यूल का वो मल्टीप्लिकेटिव है, मतलब सिमिलर टू वेव फंक्शन Q मॉलिक्यूल का मल्टीप्लिकेटिव है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमको मॉलिक्यूल का पार्टीशन फंक्शन निकालना है तो हमें इसके ट्रांसलेशन का पार्टीशन फंक्शन, वाइब्रेशन का पार्टीशन फंक्शन, रोटेशन का पार्टीशन फंक्शन, इलेक्ट्रॉनिक का पार्टीशन फंक्शन और न्यूक्लियस का पार्टीशन फंक्शन सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्यू ट्रांसलेशनल मतलब पार्टीशन फंक्शन ऑफ द ट्रांसलेशनल का पार्टीशन फंक्शन सबसे पहले हम निकालेंगे। तो इसलिए अब अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि जो मैंने लिख रखा है ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन और नीचे लिख रखा है क्यू ट्रांस, इसको हम क्यू ट्रांस से डिनोट करेंगे, है ना। आई बात समझ में, क्यू ट्रांस से डिनोट करेंगे। तो देखिए, ठीक है, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन तो हमें पढ़ना है, बट इसमें एक चीज आएगी जो आपको दिक्कत देगी। तो उसको, जो चीज दिक्कत दे उसको पहले क्लियर कर लो, है ना, जिससे कि अगर आप जब आगे मूव करोगे तो आपको वहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम दिक्कत देने वाली चीज होगी वो होगी गॉसियन इंटीग्रल, है ना। गॉसियन इंटीग्रल या फिर कहें तो गामा फंक्शन गॉसियन इंटीग्रल का जो मेन होता है वो आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम वो पढ़ लेते हैं, बहुत छोटी सी चीज है, जल्दी से कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए गॉसियन इंटीग्रल मतलब एक प्रकार से एक इंटीग्रेशन होता है एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन का, है ना। एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन का एक इंटीग्रेशन होता है जिसको एक बाय फॉर्मूला हम समझते हैं। वो होता है अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की लिमिट है और कुछ एक्सप्रेशन ऐसा है कि x की पावर m
ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर और dx के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन है तो इसमें दो केस बनेंगे, इसमें दो केस बनेंगे। देखिए जो m था m मतलब देखिए फिर से यहाँ से लिख देता हूँ, आप अगर नहीं समझ पाए होगे तो देखिए x की पावर m e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक्सप्रेशन है, ये हमारा एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये m है तो ये m दो हो सकता है, या तो ये ऑड हो सकता है या तो इवन हो सकता है। बात समझ में आई? या तो ये ऑड हो सकता है या तो इवन हो सकता है। अगर m ऑड है तो आपकी पूरी इंटीग्रल की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू जो है तो 0 है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब अगर x क्यूब होता, x की पावर 5 होती या फिर सिंपली x होता तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती। बात समझ में आई? बात समझ में आई है ना। और अगर m की वैल्यू इवन है, मतलब अगर x स्क्वायर या फिर x की पावर 0 को भी हम इवन में काउंट करते हैं, है ना, 0 को भी हम इवन में काउंट करते हैं, तो x स्क्वायर, x की पावर 4, x की पावर 6 ऐसा कुछ अगर एक्सप्रेशन बनता है, तब जो आपकी इंटीग्रल, मतलब इस पूरे इंटीग्रल को आपको इसको डिफरेंस इंटीग्रेट नहीं करना है, आपको इसे इंटीग्रेट नहीं करना है। इसके लिए हमारे पास हमने ये निकाल रखा है, वो वैल्यू आएगी ये, वो वैल्यू आएगी ये, जिसमें ये आपका एक गामा फंक्शन है, जो आपका ये एक उल्टा रूट टाइप में दिख रहा है ना, उल्टा रूट। तो उल्टा रूट अंदर वैल्यू जो है m+1/2 और डिवाइड बाई अल्फा की पावर m+1/2। तो ये आपके इंटीग्रल की वैल्यू होगी, इंटीग्रल की वैल्यू होगी। और अब गजब बात जो पढ़नी है वो है ये जो मैंने आपको ये बताया कि जो उल्टा रूट है ये है गामा फंक्शन, इसी को बोलते हैं गामा फंक्शन। तो अब बात आप समझ लीजिए, आपको इंटीग्रल की वैल्यू तो पता चल गई, बट आपको सिर्फ एक जगह प्रॉब्लम आएगी, वो आएगी ये गामा फंक्शन सॉल्व करने में। वो प्रॉब्लम आएगी आपको गामा फंक्शन सॉल्व करने में। ठीक है, तो अब हम सिर्फ वही देख लेते हैं। अगर वो देख लिया तो हमारा वो एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगा और हम गॉसियन फंक्शन आराम से सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो जल्दी से हम गामा फंक्शन देख लेते हैं और जल्दी से खत्म करते हैं। तो गामा फंक्शन के लिए आपको दो आइडेंटिटीज पता होना जरूरी है। गामा फंक्शन के लिए आपको दो आइडेंटिटीज पता होना जरूरी है। तो जो मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं यही दो आपकी आइडेंटिटीज हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है कि गामा फंक्शन हाफ, अगर गामा फंक्शन हाफ की वैल्यू क्या होगी, वो होगी √π। और गामा फंक्शन अगर कोई n है, n कोई भी वैल्यू हो सकती है, इक्वल्स टू क्या होगा, n गामा फंक्शन n, है ना। और ये दो आइडेंटिटी बस अभी आप लिख लीजिए, जल्दी से समझ में आएगी, आने वाली है समझ में। इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, है ना, गजब की चीज है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लिया। अब जल्दी से क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगा कि हमने क्या लिखा, हमने ये दो आइडेंटिटी क्या लिख ली भैया, है ना, वो समझ में आने वाला है। तो देखिए ये है आपका गामा फंक्शन की वैल्यू हमें निकालनी है 3/2 की, है ना। तो 3/2 को हम क्या करेंगे, हम करेंगे 1/2 + 1 लिखेंगे, है ना, 1/2 + 1 लिखेंगे और आइडेंटिटी 2 लगा देंगे, जिसमें क्या है, जिसमें है n+1 का गामा फंक्शन इक्वल्स टू n गामा फंक्शन ऑफ n, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हाफ और गामा फंक्शन ऑफ हाफ, और गामा फंक्शन ऑफ हाफ की वैल्यू होती है √π। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे √π, तो आपका आंसर आ जाएगा ½ √π आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आया या नहीं आया? कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पर डाल देना है, क्वेश्चन कमेंट बॉक्स पर डाल देना, आंसर वहां पर मिल जाएगा, है ना। तो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो आपको आइडेंटिटी 1 और आइडेंटिटी 2 दोनों का यहाँ पर एप्लीकेशन मिल गया कि आपको सॉल्व कैसे करना है ना। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी से एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना। ये देखिए आपको सॉल्व करना है गामा फंक्शन ऑफ 5/2 का गामा फंक्शन सॉल्व करना है। तो 5/2 को क्या लिखोगे, 3/2 + 1, और 3/2 का हमने क्या किया हुआ है ना, 3/2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 3/2 गामा फंक्शन का, है ना, आइडेंटिटी 2 का यूज करके, तो ये आएगा 3/2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 3/2, दैट इज ½ √π। तो फाइनल आंसर आपका 3/4 √π आ जाएगा, है ना। तो ये रही बात आपकी
क्वेश्चंस की। अब अगर हम बात करें ट्रिक की, है ना, इसकी एक ट्रिक भी है, गजब ट्रिक है। आप जैसे नेट का पेपर आप देने जाते हो तो वहाँ पर आपको कैलकुलेटर नहीं मिलता है ना, वहाँ आपको खुद से कैलकुलेशन करनी होती है। तो वहाँ पर अब आपको टाइम बचाना है, तो आप यही गामा फंक्शन निकालने में टाइम वेस्ट ना करो। उसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास। वो ट्रिक ये है कि अगर आपको मान लीजिए सपोज ये करके एग्जांपल है कि अगर गामा फंक्शन ऑफ 11/2 का निकालना है ना, गामा फंक्शन 11/2 का निकालना है, तो आप क्या करोगे, 11/2 में से -1 कर देना है और फिर सारी वैल्यूज लिखते जानी है और लास्ट में रूट पाई लगा देना है, ठीक है। तो 11/2 में से -1 करोगे तो 9/2 को लिख दो, है ना। 1 माइनस करके फिर सारी वैल्यूज लिखनी है, 1 माइनस करके सारी वैल्यूज लिखनी है। 11/2 में 1 माइनस करोगे तो 9/2 में फिर -1 करोगे तो 7/2 और 7/2 में फिर -1 करोगे तो 5/2 और फिर -1 करोगे तो 3/2 और फिर -1 करोगे तो 1/2। लास्ट आपको 1/2 तक माइनस करना है ना। 1/2 के बाद वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो आपको 1/2 पर रुक जाना है और लास्ट में रूट पाई लगा देना। यही आपका फाइनल आंसर होगा। विश्वास नहीं है तो फॉर्मूला लगाकर चेक कर लो। मैंने यहाँ पर अंग्रेजी भी लिख रखी है, लिखना है तो लिख लो, है ना। वैसे जो मैंने समझाया है वो अगर आप लिख लोगे अपनी भाषा में तो वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। अब अगर आप एक क्वेश्चन अपने से कर लो, ये वाला गामा फंक्शन ऑफ 7/2, है ना, करोगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी, है ना, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब हम एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन चलिए ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं, एक गजब का कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है, तो ये आपने ये कर लिया कि अगर -∞ से +∞ तक है तो हमारा जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो होगी गामा फंक्शन m+1/2 अपन अल्फा की पावर m+1/2। बट अगर सिस्टम ऐसा हो कि जिसमें -∞ टू 0 लिमिट हो, या फिर उसी को हम क्या लिख सकते हैं, -∞ को 0 तक लिमिट को हम क्या लिख सकते हैं, 0 से ∞, इज़न्ट इट, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो इसी को हमने ये लिख लिया। तो इसकी अगर वैल्यू निकालनी हो, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी जस्ट इसकी हाफ, जस्ट जो ऊपर वाले की वैल्यू है उसकी हाफ, क्योंकि वो -∞ से +∞ तक है। तो अगर हम आधी वैल्यू निकालनी होगी 0 से +∞ तक या -∞ से 0 तक आधी वैल्यू निकालनी होगी, तो इसकी जो अल्टीमेट वैल्यू है ये इसकी हाफ हो जाएगी, है ना। तो आप यहाँ पर देख लेंगे ये क्या लिखा हुआ है, हाफ इंटू गामा फंक्शन ऑफ m+1/2 अपॉन अल्फा की पावर m+1/2, है ना। इतना क्लियर हो गया? अगर इतना क्लियर हो गया है तो आज की वीडियो के लिए बस बढ़िया है। गामा फंक्शन कैलकुलेट कर लिया आपने, गॉसियन इंटीग्रल आप किसी भी तरह का फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। अब हम अगले वीडियो पर हम निश्चित ही बात करेंगे ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन की, और वहां पर हम 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन के लिए और स्टैंडर्ड फॉर्म जो है तो पार्टीशन फंक्शन की जो भी सारी चीजें हैं वो सब करेंगे। तब तक के लिए चलिए चलते हैं फिर। सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।